स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत। तो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा और लाल किले पर कब्जे पर उत्तराखंड युवा कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा कि किसानों ने लाल किले को फतह किया, इनकलाब जिंदाबाद। बाद में युवा कांग्रेस ने ट्वीट को किया डिलीट और कांग्रेस के ट्वीट पर अब बवाल मचा हुआ है। तो ट्वीट में लिखा गया इनकलाब जिंदाबाद। हम आपको बता दें कि दिल्ली में कल जिस तरह से किसान की ट्रैक्टर रैली निकली और उसके बाद जो हंगामा बरपा, उसके बाद उत्तराखंड यूथ कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया। बाकायदा इसमें इनकलाब जिंदाबाद की बातें कही गई, लेकिन बाद में कहा यह गया कि इसे हटा लिया गया। बाद में यह खबर आई कि इसे हटा लिया गया है। युवा कांग्रेस ने इस ट्वीट को बिल्कुल डिलीट कर दिया, लेकिन अब इस ट्वीट के बाद हंगामा बरपा हुआ है। तो हम आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जिस तरह से हिंसा हुई, लाल किले पर कब्जे पर उत्तराखंड युवा कांग्रेस ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा किसानों ने कि लाल किले को फतह किया, इनकलाब जिंदाबाद। ये भड़काने वाला ट्वीट था। कांग्रेस के युवा मंच से ये ट्वीट किया गया था, लेकिन समय रहते बाद में युवा कांग्रेस ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। और प्रकाश जोशी, नेता कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, युवा कांग्रेस की तरफ से ट्वीट, जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई लेकिन बाद में इसे हटा लिया गया, किस तरह का ट्वीट है ये? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी जी से लेकर और पूरी कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि आंदोलनों में हिंसा का कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। आंदोलन की तरह से चलेंगे। जहां तक इस ट्वीट की बात है, मेरी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने भी बताया, क्योंकि मैं खुद एक बड़े इंटीरियर क्षेत्र में घूम रहा था, चंपावत जिले के दौरे पे था, तो ट्वीट तो मैंने देख पाया। जब मुझे जानकारी में आया, मैंने अध्यक्ष जी से पूछा, तो सुमित्र भुल्लर जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि उनका अकाउंट शायद कुछ हैक हो गया था। और हम भी जानते हैं कि इस देश में जो इस समय राज चल रहा है वो किसी राजनीतिक दल का राज नहीं है, वो दो ऐसे लोगों का राज है जो प्रकाश जी एक बात बताइए, आपको जब पता चला बिल्कुल कि आप ये हैक हो चुका है, तो भी आप लोगों ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया ना? उसको हटाया ना, उसके बाद में उसको हटाया उन लोगों ने, इसीलिए तो हटाया ना। ठीक है प्रकाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सौमित्र भुल्लर, प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, और इन्हीं की तरफ से ये ट्वीट किया गया था। सौमित्र जी, कहां से आया ये ट्वीट? लगता है कि उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। कोशिश करेंगे कि हम बातचीत करें, क्योंकि यूथ कांग्रेस की तरफ से ही ये ट्वीट जारी किया गया था। प्रकाश जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अकाउंट को हैक कर लिया गया था, हैक करने के बाद इस तरह का ट्वीट डाला गया है, तो पहले इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई कि इस तरह से हैक कर लिया गया है? ये ट्वीट जब निकलकर सामने आया है, लोगों ने देख लिया है, उसके बाद इसको डिलीट किया गया। देखिए, आप टेक्निकल बात कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं किया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही है। मुझे जो जानकारी मिली, यूथ कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये बताया कि हैक किया गया था और बाद में उन्होंने उस ट्वीट को हटाया, इसीलिए जानकारी में आने के बाद। मेरा कहना यह है कि अगर उसकी बात सच है तो बहुत सिंपल है। हम भी जानते हैं कि देश में इस समय जो राज चल रहा है वो किसी राजनीतिक दल का नहीं चल रहा, दो ऐसे व्यक्तियों का चल रहा है जो शासन सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बातें अभी इंक्वायरी का विषय है कि कल जो हुआ है दिल्ली में, जो हंगामा हुआ है, उसमें सनी देओल, जो इनके भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं, उनके साथ फोटो खिंचाने वाले, उनके समर्थक लोग उसमें शामिल दिखे हैं। तो ये तो किसी भी हद तक साजिश हो सकती है इस किसान आंदोलन को, जो किसान लोग वहां पर इतने 60 दिनों से उन्होंने नहीं, तो क्या आप इस ट्वीट को जस्टिफाई कर रहे हैं ये सब बातें बता के? किसी तरह से रेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। ये ट्वीट जो भी हुआ है, ये हैक होके हुआ है तो गलत हुआ है। मैं कह रहा हूँ इस बात को, इस तरह की चीजों को हम नहीं रेक्टिफाई कर सकते। अपॉलॉजी करते हैं कि इस तरह की ट्वीट नहीं होनी चाहिए थी। प्रकाश जी, फिर मैं कह रहा हूँ, अगर किसी ने हैक किया है तो उसमें अपॉलॉजी यूथ कांग्रेस ने जरूर इस बात को बोला है कि ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन ये कैसे हुआ इसको भी इंक्वायरी होना चाहिए ना। फिर अगर हैक करके हुआ है तो ये तो पहला किस्सा नहीं है देश के अंदर। प्रकाश जी, जिस तरह से विपक्ष कह रही थी कि किसान का जो आंदोलन चल रहा था और जो कुछ हुआ कल बहुत दुखद हुआ, और खासतौर पर लाल किले पर जिस तरह से झंडे फहराए गए और उसके बाद इस तरह का ट्वीट निकल कर आया है और साथ ही साथ कांग्रेस का भी नाम आया है, तो सरकार जो केंद्र सरकार वो लगातार कह रही है कि जो किसान आंदोलन है उसको पीछे से सपोर्ट मिल रहा है, और इस तरह का ट्वीट अपने आप में पार्टी की छवि भी खराब करता है।
सपोर्ट में तो आप देख ही रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद के समर्थक दिख रहे हैं उसके अंदर। ये तो इस किसान आंदोलन को तोड़ने की एक साजिश भी हो सकती है, इसकी भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। मीडिया को इस नजर से भी इसको देखना चाहिए ना। किसानों ने अगर सिर्फ जो किसान नेता वहां बैठे हैं धरने पे, 60 दिन से ज्यादा समय हो गया है, मात्र उन्होंने सिर्फ हिंसा करके ही अगर उन्होंने इस आंदोलन को जीतना था तो ठीक है, इस पे बातचीत करती हूँ प्रकाश जी आपसे। सौमित्र भुल्लर इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस उत्तराखंड इस वक्त हमारे साथ हैं। सौमित्र जी, एक ट्वीट आया आप लोगों की तरफ से, लाल किले पर जिस तरह से झंडा फहराया गया हंगामे के बाद, हिंसा के बाद, और अब आप लोगों की तरफ से यानी प्रदेश यूथ जो कांग्रेस का है उसकी तरफ से एक ट्वीट आया है, क्या कहेंगे इस ट्वीट को लेकर? देखिए मैम, कल जब ये ट्वीट हुआ है, जब हम लोग यहाँ पर दिल्ली में थे और यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर दी गई थी, उस दौरान ये ट्वीट हुआ है। और ये ट्वीट हमने अपनी सोशल मीडिया टीम से बात करी है, तो इसमें प्रथम दृष्टया हमें जानकारी मिल रही है कि इसमें किसी ने छेड़छाड़ करी है। अब किस रूप में करी है, क्या रूप में करी है, इसकी हमने इंक्वायरी कर रहे हैं। बाकायदा हमारी सोशल मीडिया की नेशनल टीम इसकी इंक्वायरी कर रही है और आज उसके लिए हमने बैठक भी बुला दी है और उसके बाद हम जो भी रिजल्ट निकल करके आएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। तो क्या सौमित्र जी इस बात की जानकारी आपने साइबर सेल में भी दी, अपने सेल के अलावा, जांच पड़ताल के अलावा? बिल्कुल, आज उसीलिए हम मीटिंग कर रहे हैं ना। अगर हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे तो साइबर सेल पे कंप्लेंट करेंगे उसकी। और हमें जैसे ही पता चला कि ऐसा एक ट्वीट हमारे हैंडल से हो गया है, हमने उसको डिलीट भी करवाया। और हम जो ये हिंसा हुई उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। जो लाल किले में घटनाक्रम हुआ इसके भी हम बहुत निराश हैं इस घटनाक्रम से। लेकिन परंतु आपको दूसरा एंगल भी देखना चाहिए। जो आपने हमारा ट्वीट हुआ इसको आप कोट कर रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन आप हमसे जवाब मांग रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। जी ठीक है, हम दूसरे एंगल से भी देख रहे हैं और उस पर जांच भी हो गई है। मामला बहुत आगे तक चला गया है सौमित्र जी, लेकिन जिस तरह का ट्वीट हुआ है उस पर कहीं ना कहीं आप लोगों की पार्टी की तरफ से भी संज्ञान लेने की जरूरत है। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं कि छेड़छाड़ की गई है तो इसको भी लेकर सतर्क आप लोगों को भी रहने की जरूरत है। मेरी बात पूरी होने दीजिए कृपया करके। हम सतर्क हैं और हम सतर्क हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे। परंतु दूसरा एंगल जो इस लाल किले का मामले का है, आपको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो दीप सिद्धू और जो सब लोगों ने लाल किले में जो घटनाक्रम हुआ, हम सब लोग तो हिंसा की निंदा लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दीप सिद्धू वगैरह जो बाकी लोग हैं वो भाजपा के किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो तो जांच का विषय है और उस जांच को हम केंद्र सरकार की तरफ से ही छोड़ते हैं, केंद्र सरकार पर ही छोड़ते हैं और लगातार एनआईए भी इस पर जांच कर रही है। सौमित्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज से 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। आज सीएम अल्मोड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम विधायक सुरेंद्र सिंह जीना भी उनकी स्मृति में सल्ट में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लेंगे। सल्ट में जल्द ही विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर जिले की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। इसके बाद के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग होगी और वहीं गुरुवार को सीएम पौड़ी जिले के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर मुख्यमंत्री जिलों का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और इसके साथ ही दोनों जिलों में सीएम के रात्रि प्रवास का भी कार्यक्रम है। लेकिन कोविड के कारण वो कार्यक्रम सारे स्थगित करने पड़े। अब पुनः उनको शुरू किया जा रहा है और इस अवसर पर जिलों में विकास की जो हमारी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा करेंगे और क्षेत्र के लोगों से, जिलों के लोगों से, आम आदमी से भी मैं वहाँ पर मिलूंगा तो उनकी फीडबैक भी मुझे मिलेगी। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज से 2 दिन के अल्मोड़ा और पौड़ी के दौरे पर जा रहे हैं और सीएम आज सुबह 11:40 पर देहरादून से हेलीकॉप्टर से अल्मोड़ा के लिए रवाना होंगे। सीएम दोपहर 12:45 पर पहुंचेंगे, जहां से 1 बजे दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना की श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल होने वाले हैं। दोपहर 3:15 पर सीएम जिले की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करने वाले हैं। वहीं दोपहर 3:30 बजे सीएम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग करेंगे, जिसके बाद शाम 4:50 पर प्राचीन वास्तुकला से निर्मित होम स्टे का निरीक्षण भी करेंगे। सीएम आज रात सर्किट हाउस में ही रुकेंगे और इसके बाद कल गुरुवार को सीएम पौड़ी जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री के रात्रि प्रवास का भी कार्यक्रम है। और 2022 के चुनाव में बीजेपी 57 से बढ़कर 60 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है और जीत तय हो इसके लिए एक साथ कई प्लान भी चल रहे हैं, लेकिन सबसे मेगा प्लान है अपनों की घर वापसी, जिसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी तक बना ली गई है।
2017 जैसा करिश्मा 2022 में भी हो, इसके लिए बीजेपी के रणनीतिकार जुट गए हैं। पार्टी के नए पुराने साथियों की घर वापसी का मेगा प्लान बनाया गया है और इसके लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को कमान सौंपी गई है। बंसल की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है जो तय करेगी कि किसे बीजेपी में एंट्री दी जाए और फिर गुणदोष के आधार पर बीजेपी अध्यक्ष भगत और संगठन मंत्री अजय कुमार इस पर फाइनल मोहर लगाएंगे। आगे चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि हमारी पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश के अंदर कई लोग भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस कमेटी का गठन किया गया है। बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जहां 2017 में जीत या फिर हार का अंतर बहुत कम था। इन सीटों पर पार्टी छोड़ गए अपनों की वापसी होगी तो वहां रहने वाले प्रभावशाली लोगों को भी मिशन मोड में पार्टी से जोड़ने की तैयारी है। और वहाँ पे कौन प्रभावशाली लीडर्स हैं उनसे बातचीत करेगी और उनको पार्टी से जोड़ने का भी काम करेगी। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे और भी वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने उस समय बगावत किया, कोई परिस्थितियाँ उनके सामने ऐसी रहेगी कि पार्टी को छोड़ करके चले गए, उनसे भी लगातार जो संपर्क में आएंगे, उनके गुण दोष के आधार पर उनको पार्टी में लेने का भी निर्णय ये कमेटी कर सकती है। जिलों से ऐसे नामों की लिस्ट मांगी गई थी और नाम आने के बाद बाकायदा उनसे बातचीत का दौर भी शुरू हो गया है। टारगेट तय है 2022 में 60 सीटों के साथ सत्ता में वापसी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। तो हमने देखा कि सीएम का दौरा भी है और जो पुराने नेता हैं उनकी घर वापसी भी है, यानी कि विधानसभा चुनाव की तैयारी पुरजोर तरीके से इस वक्त बीजेपी कर रही है उत्तराखंड में। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांकर, 2 दिन का सीएम का दौरा और सीएम ने पहले भी कहा था कि वो लगातार अलग अलग जिलों में जाएंगे, वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे और कार्यकर्ताओं को एक तरह से मोटिवेट करेंगे कि आगे आने वाले चुनाव में जो 57 सीटें थी उसको 60 तक पहुंचाया जाए। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री अब से कुछ देर के बाद अल्मोड़ा के लिए रवाना होंगे। अल्मोड़ा और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का मुख्यमंत्री का दौरा है। दोनों डिस्ट्रिक्ट में रात्रि प्रवास मुख्यमंत्री करेंगे। अब सिर्फ उसके बाद चमोली और रुद्रप्रयाग 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे रहेंगे जहां मुख्यमंत्री का अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है। और जो बात आपने कही कि कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने वाली बात है, 60 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है, तो उसके लिए किस तरीके से कार्यकर्ता को और जागरूक किया जाए, कैसे जोड़ा जाए, बूथ तक कैसे यूनिट काम करे, कैसे कार्यकर्ता को वहां पर ये संदेश दिया जाए कि जो काम सरकार कर रही है वो काम सीधे जनता तक पहुंचे, उन योजनाओं का जिक्र जनता के बीच हो। तो ये सारी बातें रहेंगी और मुख्यमंत्री का 2 दिन का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नीलू, चलिए ठीक है दीपांकर, इस पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब कोरोना अपडेट भी हम आपको बताते चले तो मंगलवार को एक बार फिर से कोरोना केस में भारी कमी आई है। राज्य में कल सिर्फ 39 नए केस सामने आए हैं। 7 पहाड़ी जिलों में तो कल एक भी केस सामने नहीं आए, जबकि टिहरी और उत्तरकाशी में सिर्फ एक नया केस डिटेक्ट हुआ है। 24 घंटे में सिर्फ 1 कोरोना मरीज की मौत हुई है और कोरोना के एक्टिव केस भी घटकर अब सिर्फ 1400 रह गए हैं। खबर पिथौरागढ़ से लेते हैं, जहां पर गुलदार का शव मिला है। बिशाड़ में यह शव मिला है। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल वन विभाग की टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया है, क्योंकि इस तरह से शव मिलने के पीछे की आखिर वजह क्या है, अब जब वन विभाग मौके पर पहुंचेगी तो इसकी छानबीन करेगी। और हल्द्वानी के गौलापार इलाके में मंगलवार को बाघ ने 2 महिलाओं पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिनको इलाज के लिए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां एक महिला की हालत इस वक्त गंभीर है। बताया जा रहा है कि दानी बंगर गांव की रहने वाली 4 महिला मवेशियों का चारा लेने के लिए जंगल में गई हुई थी, जहां पर बाघ ने इन पर हमला कर दिया। और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में सुबह का कोहरा मुश्किल बना हुआ है। राजधानी देहरादून की बात करें तो बुधवार सुबह घना कोहरा रहा, जिसके चलते विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही। वहीं कोहरे की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट आई। बात अगर पहाड़ी जिलों की करें तो सभी 9 जिलों में मौसम साफ बना हुआ है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में बीते कुछ दिनों से सुबह का कोहरा मुश्किल बढ़ा रहा है। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं घना कोहरा सुबह से ही छाया हुआ है। गाड़ियों के हेडलाइट्स यहां पर ऑन है, स्ट्रीट लाइट्स को ऑन किया गया है और इस तरह की स्थितियां अभी 1-2 दिन और रह सकती हैं, जिस तरह मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं कोहरे की वजह से हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के जो मैदानी तराई का इलाका है वहां पर भी दिक्कतें महसूस हुई हैं। टेम्परेचर में अच्छी खासी कमी आई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही है कि अगले 2-3 दिन इस तरह की स्थितियां कोहरे को लेकर रहेंगी, जिससे खासी लोगों को बचाव की जरूरत है, सतर्कता की जरूरत है। और
पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ रहेगा और फरवरी के पहले हफ्ते में कहीं मौसम में बदलाव आ सकता है और फिर बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन राकेश राज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और उत्तरकाशी में जिला आबकारी अधिकारी और दूसरे अधिकारी कर्मचारियों के बीच तनातनी का माहौल है और दफ्तर के अंदर लंबे समय से चली आ रही कलह अब खुलकर सामने आ गई है। आज विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ डीएम को ज्ञापन दिया और जिला आबकारी अधिकारी का हस्तांतरण करने की मांग भी की है। आई थी मेरे पास जिला आबकारी अधिकारी द्वारा और उनके जो कर्मचारियों द्वारा एक पत्र भी मुझे प्रेषित किया गया है। तो कल हमने दोनों पक्षों से वार्ता की है और एडीएम साहब ने भी वार्ता की है। इसमें जो भी शिकायतें होंगी उसका मैं संज्ञान मैंने लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी वो आपस में सॉल्व हो जाएंगी और पुनः आबकारी विभाग अपनी तरह से कार्य करेगा। और नैनीताल में बजून अधौड़ा सड़क निर्माण में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि सड़क काटने वाले ठेकेदार मलबे को डंपिंग जोन के बजाय जंगल में फेंक रहे हैं और गांव के लोग बिन बारिश ही आपदा जैसे हालात से परेशान हैं। जानकार कह रहे हैं कि अगर मानकों का उल्लंघन सड़क निर्माण में हो रहा है तो टोटल प्रोजेक्ट का 20 गुना जुर्माना ठेकेदार पर लगाया जा सकता है। होनी जी मलबा आ जा रहा बार बार, वो गाड़ी का शीशा भी टूटा है वहाँ पर देख सकते हैं आप। ऊपर से पत्थर आ जा रहे, कभी कोई चोट खाएगा कभी कुछ होगा। बरसात में तो परेशानी होगी ही होगी। इस तरीके से मानकों की अनदेखी करके सड़क का कटान किया जा रहा है। उसके लिए संबंधित विभाग के जो अधिशासी अभियंता हैं उनसे एक जांच करवाई जाएगी और जो मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसमें कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विकासनगर में टोंस नदी में डूब गए युवक का शव मंगलवार को बरामद हो गया। नदी में 25 फीट की गहराई में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नदी की तेज बहाव और 2 से 3 डिग्री तापमान के बीच सर्चिंग की गई और शव को ढूंढ लिया गया। 23 जनवरी को त्यूणी के पास 18 साल का लड़का नदी में डूब गया था और उसकी ही तलाश के लिए एसडीआरएफ की फ्लड टीम को बुलाया गया था। और उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर लमगांव रोड पर ठलन के लिए एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में 6 लोग सवार थे और सभी लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हल्द्वानी में पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने एक सेक्स रैकेट को पकड़ा। पुलिस ने रैकेट में शामिल 4 लड़कियों और 2 लड़कों को पकड़ा है, जो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सेक्स रैकेट हल्द्वानी के टीपी नगर इलाके में चल रहा था। और जब देश में लॉकडाउन था और लोग घरों में कैद थे, तब रामनगर के 2 युवा खेती में अपना भविष्य तलाशना शुरू कर दिया था और आज खेती से लाखों रुपए कमा भी रहे हैं। कॉर्बेट के ढेला टूरिज्म जोन के पास लॉकडाउन में 2 युवकों ने अपने भविष्य को नई दिशा दी है। इनमें से एक युवा दिल्ली का और दूसरा स्थानीय है। दिल्ली से आए राजेश ने रामनगर के सचिन पांडे के साथ मिलकर स्ट्रॉबेरी की ऑर्गेनिक खेती शुरू की, जो आज उनकी आमदनी का प्रमुख स्रोत है, जिसे बेचने के लिए इन्होंने वही स्टॉल भी लगाया है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा कल्टीवेशन स्ट्रॉबेरी की होती है वो होती है महाबलेश्वर में, महाराष्ट्र में। और बाकी इसका फ्रूट का टाइमिंग वही होता है, अक्टूबर में प्लांटेशन होती है, 45-60 डेज में फ्रूट आ जाता है और उसके बाद ये मार्च एंड तक चलता है। व्यावसायिक स्तर पर हो रही स्ट्रॉबेरी की ऑर्गेनिक खेती स्थानीय लोगों को भी आकर्षित कर रही है। स्थानीय भी मानते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए यहाँ का मौसम अनुकूल है, इसीलिए इस फील्ड में यहाँ के युवाओं को आगे आना चाहिए। जिस तरह से स्ट्रॉबेरी का एक व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ है, मेरी नज़र में जो हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। ये एक अच्छी शुरुआत है और कम से कम जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं और नया कुछ करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अनुकूल भी रहेगा। और जैसा कि हमारी जानकारी भी है कि यहाँ का मौसम स्ट्रॉबेरी के बहुत अनुकूल है। स्ट्रॉबेरी फल अब रामनगर में अपनी मिठास बिखेर रहा है। दिल्ली के राजेश के बागवानी के शौक ने उन्हें लॉकडाउन में जो अवसर दिया, उसका फायदा उठाकर उन्होंने एक नजीर बनाने का काम किया है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और पैरा